Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I am currently a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए करते हैं बात कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये जो आपके पास लास्ट डेज अभी बचे हुए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने मिनिमम 5-6 बार तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि आपने 11th का एग्जाम पास किया है, उस टाइम पे भी आपने रिवाइज किया होगा 11th का सिलेबस, तब जाके आप पास हुए हो ना। ऐसे ही आपने 12th के लिए पढ़ा था, उस टाइम पे ज़्यादा रिविजन होता है ना, तो हो गया वो भी। और साथ ही साथ अगर कोई नीट के लिए पहले से ही पढ़ रहा था या किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा था तो उसने भी बहुत बार रिवाइज किया होगा। अब इससे होगा ये, आपका ना कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत वापस आएगा। देखो आपको ये सोचना है कि आप ऐसे ही नहीं हो, मतलब आप ऐसे बंदे नहीं हो जिनको 0% नॉलेज है। आपने 11th पास किया है, 12th पास किया, मतलब आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन वो इधर उधर है, मतलब बिखरी हुई। अभी आपको उसको एक जगह पे लाना है और उसको पाइल अप करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको मतलब याद करना है। बहुत लोगों को यहाँ पे फोबिया होता है इसका कि एनसीईआरटी से कहाँ आएगा। भाई आप कोई भी पेपर उठा लो, यहाँ पे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये ना बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जिनको ऐसा लगता है। मेरी बात अभी मान लो मैं आपका सीनियर हूँ, आप एनसीईआरटी पे अभी मेनली फोकस करो लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बायो की, कि बायो को कैसे आपको पढ़ना है। देखो ये मैटर नहीं करता आपने बायो कहाँ से पढ़ी थी या कैसे पढ़ा था। अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए ना तो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी को तब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी को आपको नहीं छोड़ना है। जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आती है ना 2 बायो में, दोनों की दोनों आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है बार बार, जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार आपको रिवाइज करना है। देखो कैसे पढ़ना है, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आप कोई चैप्टर उठा रहे हो, अभी आपका ये रिवीजन फेज है, तो आपका जो टाइम होना चाहिए ना वो मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगना चाहिए एक चैप्टर को, ठीक है ना। तब जाके आप अच्छे से उसको फिर बार बार पढ़ सकते हो। आपको सिंपली एक छोटी सी बुक कॉपी भी रखनी है साथ में। जो भी आपको लग रहा है ना कि ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, आपको उस पर लिखना है। सिंपली उस पर क्या करना है, उस पर लिख देना है आपको, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे ना फिर से, तो आपको पहले उसको देखना है, उस बुक को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। उससे होगा ये, आपको आप जो भूल रहे थे ना वो सारा कुछ आपको एक जगह पे लिखा हुआ है। तो जब आप उसको देखोगे, सबसे पहले आप उसको रिवाइज करोगे, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाओगे, तो विदिन मतलब क्या 5-10 मिनट आपको लगेंगे हर एक चैप्टर को फिर क्लियर करने में। देखो अभी आपका ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट हो रहा है जिसको आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है याद करने के लिए। तो जब आपने लिखा होगा ना पहले ही कॉपी पे, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद होगी और फिर विदिन 5-10 मिनट्स आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना उसको रिवाइज कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं स्कॉस्ट वालों के लिए बोल दूँ, स्कॉस्ट वाले बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको स्कॉस्ट के पेपर्स को देखना पड़ेगा जितने भी आज तक आए हैं। मैं आपको यहाँ पे जो होती है ना कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, वहाँ पे आपको पेपर्स मिलेंगे स्कॉस्ट के जितने भी आज तक आए हैं, ठीक है ना। लेकिन 2022 का शायद वहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो वो आप खुद से देख लेना, वो आप नेट पे सर्च करना, आपको वो मिल जाएगा। तो वो सारे के सारे पेपर्स के मैं आपको PDF यहाँ पे दे रहा हूँ, तो उनको डाउनलोड कर देना, आपको वो सारे के सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ पहले, लेकिन ये खाली बायो के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो अगर भी आपको लग रहा है ना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे MCQs करने से, और आपको MCQs आ भी रही है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप खाली एनसीईआरटी को पढ़ो बार बार, उससे ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। ये मैं लेकिन बायो के लिए बोल रहा हूँ खाली, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा वहाँ पे बायो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है आज तक, तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो स्कॉस्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस पहले करे, उसके बाद नीट का प्रीवियस क्वेश्चन करे 5 साल के, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेमोनीट ऐप के साथ, जो कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप आपकी जो नीट जर्नी है उसको आसान बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको MCQs, असर्शन रीजन, जंबल वर्ड्स और साथ ही साथ ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ इस ऐप का। मेमोनीट में आपको ऑलमोस्ट 3000 प्लस असर्शन, रीजनिंग एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन बायोलॉजी, और इनका पैटर्न एक्जैक्टली सेम होता है जैसे कि आपने नीट 2022 एग्जाम में देखा था। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री सेक्शन में 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, नंबर 1 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूलाज और नंबर 2 फॉर ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन। यहाँ पे हर एक फार्मूला को उठाया गया है, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है इंटू 3 क्वेश्चन। नंबर 1 फ्लैश कार्ड टाइप, नंबर 2 मैच द एलिमेंट्स, नंबर 3 जम्बल्ड वर्ड्स क्वेश्चन। इससे हो गए आप इन फॉर्मूलेज को आराम से याद कर सकते हो, वो भी मजेदार तरीके से। और इसी तरीके का आपको यहाँ पे और एक फार्मूला सेक्शन अवेलेबल है फिजिक्स के लिए भी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिजिक्स सेक्शन में वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पिछले 30 साल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद देयर वीडियो सोल्यूशंस। उसके बाद जब आप ये वीडियो सोल्यूशन देखोगे, उसके बाद आपको सिमिलर जैसे कि आपने किया ना ये PYQ कोई आपने किया, उसके बाद उसी PYQ के बेस पे 2 सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी मदद से हो गए आप अब वर्क मेथड को इजीली रिकॉल कर सकते हो और
रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक यूनिक टेस्ट सीरीज भी है मेमो नीट वालों की तरफ से, जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड होती है। आप यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, यूनिट वाइज भी दे सकते हो, या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, वो भी अनलिमिटेड टाइम। और हाँ, अगर अब हम बात करेंगे नीट 2022 की, यहाँ पे बायो में 94 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 42 आउट ऑफ 50, फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली फ्रॉम द मेमो नीट ऐप। वो या तो डायरेक्टली इस ऐप से उठाए गए थे या इनके सिमिलर थे। अगर अब आपको इनका प्रूफ देखना है तो वो आप इस ऐप में देख सकते हो। तो चलिए, अगर अब आप इस ऐप को यूज करना चाहते हो अपनी नीट जर्नी में, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 300 यहाँ पे ऑफ मिलेगा। बायो के बाद अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री को कैसे आपको पढ़ना है इन लास्ट डेज में, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं जो बुक यहाँ पे बता दूं वो है हमारी एनसीईआरटी। जैसे बायो में होती है वैसे ही यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी देखने को मिलती है। 4 वॉल्यूम्स होते हैं, 11th के 2 और 12th के 2, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से ही थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। या अगर आपने नोट्स बनाए हैं कहीं कोचिंग से या किसी वीडियो लेक्चर से आपने नोट्स बनाए थे, उनसे आप पढ़ सकते हो, उनसे आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जो इनऑर्गेनिक होती है उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो आप अच्छे से, उसकी थ्योरी पढ़ लो। उसके बाद उसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे के सारे कर डालो। और साथ ही साथ अगर अब आपके पास और टाइम बचा है तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो इनऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी से सारे के सारे जितने भी रिएक्शंस हैं या अनिमेट रिएक्शंस है उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है, वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनको भी आपको करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक में आपको ध्यान रखना है, जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना लास्ट में जब आप खत्म करते हो चैप्टर, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। ये आपका काम बनता है यहाँ पे, जिसकी मदद से आपको एनसीईआरटी समझ आ सकती है। अगर आप अच्छे से करोगे ना तो समझ आराम से आएगी। 100% सारे के सारे क्वेश्चन आप नीट में भी करके आओगे और फर्स्ट एग्जाम में भी करके आओगे ऑर्गेनिक के, ऐसे अगर आप ऐसे चलोगे तो। और हाँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप सिंपली जा सकते हो यहाँ पे, जो ये वाले होते हैं ना एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, वो आपको नेट पे मिलेंगे। ये जो वेबसाइट होती है ना एनसीईआरटी वालों की, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे इनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। या अगर किसी के पास बुक है एग्जाम्पलर तो वो ठीक रहता है ज़्यादा। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल के लिए भी आपको एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। स्क्वास्ट में भी चाहे ये हो नीट, वहाँ पे केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फिजिकल से भी। तो वो सारी की सारी जो फॉर्मूलेज है ना उनको आपको याद करना पड़ेगा। उनके लिए आपको एक सेपरेट बुक रखनी पड़ेगी जिसमें आप वो फार्मूला लिखोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके बाद फार्मूला को आपको लिखना है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना लास्ट मोमेंट पे आपको वो मतलब देखना है अच्छे से कि अच्छा मोलैलिटी की है, मोलैरिटी की है। यहाँ पे हम वो होते हैं ना वेंट ऑफ फैक्टर था कि क्या आई या रॉल्टस लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन वो कैसे होते हैं। तो वो जो एग्जांपल्स है या जो फॉर्मूलेज है उनको आपको लिखना पड़ेगा फिजिकल में भी, मतलब एनसीईआरटी पढ़नी। उसके बाद इनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, और सिंपली उसके बाद करना है आपको एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ स्क्वास्ट के पेपर्स है ना पिछले 5 साल के, वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद नीट स्क्वास्ट के सारे जो नीट है, नीट का 5 साल, मतलब नीट के जो 5 साल के पेपर है वो करने पड़ेंगे। और ये हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं अब यहाँ पे फिजिक्स की, कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। देखो अभी आपके पास टाइम कम है, जैसे कि आपको पता होगा। तो अगर किसी की फिजिक्स वीक है ना तो मैं उसको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आप सिंपली अभी क्या करो, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ना उनको सिलेक्ट करो। हाई वेटेज वाले टॉपिक आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, आप सर्च कर लो तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या होता है। हाई वेटेज मतलब जिनसे ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप सबसे पहले उनको टारगेट करो, आप मैक्सिमम अपनी फिजिक्स से निकालो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये नीट के लिए भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और स्क्वास्ट वालों के लिए भी सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उनको पढ़ना है, और उनमें भी जो हाई वेटेज वाले टॉपिक होते हैं ना उनमें भी आपको क्या ढूंढना है, जो ईजी आपको लग रहे हैं ना सबसे पहले आपको वही पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि यहाँ से ना आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर कुछ रह भी जाता है तो वो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पे पढ़ना कैसे, आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे आपके पास मॉड्यूल है या आपके पास नोट्स है कोचिंग के, या लेक्चर्स आप देख रहे थे पूरे साल, वहाँ से आपने नोट्स बनाए हैं, वहाँ से आपको रिवाइज करना है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है उससे रिवाइज करना जो आपने पूरे साल पढ़ा था। अभी कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। फिजिक्स का सिंपल सा रूल होता है, थ्योरी पढ़ लो कहीं से, कुछ भी करके कंसेप्ट को समझ लो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, उसके बाद उसी टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनती है आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, और समझ भी आती है अच्छे से, और ईजी भी लगेगी आपको ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। उसके बाद जब आपने ये खत्म किया ना, मतलब ये तीनों चीज़ें, थ्योरी पढ़ ली, सॉल्व एग्जाम्पल की, क्वेश्चन किया, ठीक है, तो उसके बाद आपको करने हैं PYQs। जो PYQ नीट है ना 5 साल के, एक तो वो करने हैं, और साथ जो स्क्वास्ट में आए थे वो भी। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो वहाँ पे ना क्या हुआ था, तो
लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले थे जो कि डायरेक्टली प्रीवियस क्वेश्चन से, वैल्यू भी चेंज नहीं किया था, ना कोई डेटा चेंज किया गया था। सेम क्वेश्चन मुझे मिले थे, ऐसे ग्रेविटी पे कुछ क्वेश्चन थे या ऐसे ही कुछ और बायो में भी मिले मुझे, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मुझे मिले। तो मुझे उनमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना सॉल्व किया ना कुछ, सीधे ही मुझे आंसर आता क्योंकि मैंने बहुत बार PYQ उसको किया था। तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन ना निपट गए थे उस टाइम पे, और टाइम भी बचा था। फिर मैंने फिजिक्स को अच्छे से किया था, बाकी फिजिक्स जो मुझे यहाँ पे बच रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी दिमाग लगाना है। अभी आपको देखना है जो PYQs है ना पिछले 5 साल के नीट के, वो आपको कॉस्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। तो उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर अब हम बात करेंगे नीट वाले बच्चों की, तो उनको मैं एक चीज़ बता दूँ, उनके लिए मॉक टेस्ट अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको हर एक दिन एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट देना है, मतलब 4 घंटे रखने मॉक टेस्ट के लिए, उसके बाद 3 घंटे टेस्ट देना है और 1 घंटे उसको एनालाइज करना है। एनालाइज वही पोर्शन करना है जो आपसे नहीं बना था, जो आपने गलत किए थे क्वेश्चन, जो कि आंसर किसी आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर अब आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।